आगे देखते हैं दंड चित्र यानी बार डायग्राम। दंड रेखा में दंडारेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जाते हैं। यानी जो दंड चित्र यानी दंडारेख होता है, इसमें क्या होता है, एक दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष होता है जो कॉपी की लाइनें होती हैं वो एक्स अक्ष पे होती हैं, और उसके लंबवत लाइन ऊपर की ओर वाई अक्ष हो जाएगा। यानी कॉपी की जो लाइंस होती हैं वो एक्स अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष होती हैं। उसमें से एक लाइन को डार्क कर लेंगे, वही एक्स अक्ष हो जाएगा। फिर उस कॉपी के बाईं साइड से एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे, वो वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है। फिर एक चौड़ाई मान लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। अगर बार डायग्राम ज़्यादा बनाने हैं तो चौड़ाई कम मान लेंगे, अगर कम बनाने तो चौड़ाई थोड़ी बढ़ा लेंगे, लेकिन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। इसमें जैसे दिया है, चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बार्स खींचे जाते हैं। यानी जैसे हमने एक्स अक्ष मान लिया, वाई अक्ष मान लिया, तो वाई अक्ष पे भी दंड खींचे जा सकते हैं, एक्स अक्ष पे भी दंड खींचे जा सकते हैं, और उनकी चौड़ाइयाँ बराबर रहेंगी। वो हम आगे चित्र में देखेंगे कि आखिर किस तरह से खींचे जाते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या के मान को निरूपित करती है। यानी उसका जो आरेख का जो क्षैतिज होगा, यानी जो मेन निचला पॉइंट होगा, वो दर्शाता होगा उसके पद को, यानी ये है क्या, किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है ये। ठीक है। और जो उसका ऊपरी भाग यानी शीर्ष होगा, वो दर्शाता होगा उसकी वैल्यू को, उसके मान को, उसके संख्यात्मक मान को दर्शाता होगा। ठीक है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का ये चित्रीय निरूपण दंड आरेख या दंड मतलब वही बार डायग्राम या बार ग्राफ कहलाता है। दंड आरेख खींचते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान में रखना चाहिए। यानी पॉइंट देख लेते हैं, बाकी आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला, दंड आरेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए। यानी ग्राफ के ऊपर लिख दिया जाएगा कि ये आखिर हमने किस बेस पर यानी किस उद्देश्य को लेकर ये ग्राफ बनाया है। अगला पॉइंट है, ग्राफ में पैमाना अवश्य लिखना चाहिए। ग्राफ में पैमाना अवश्य लिखना चाहिए कि इस पैमाने में क्या लिखा जाएगा, पैमाने में वही लिखा जाएगा उस तरह से जैसे पीछे हमने चित्र खींचे थे तो लिखा था कि एक चित्र की वैल्यू इतनी है, यानी एक चित्र बराबर इतने विद्यार्थी है, एक चित्र बराबर इतनी पुस्तकें, इस तरह से लिखा था। और बार डायग्राम में क्या है, सब काम एक मेजरमेंट के अनुसार है, एक माप के अनुसार है। यानी माप सेंटीमीटर्स में लेंगे, भाई कॉपी पे सेंटीमीटर्स में ही माप हो पाती है, मीटर्स या किलोमीटर्स में नहीं हो पाती। सेंटीमीटर्स अगर बहुत बड़ी कॉपी है तो इंचेस में हो जाएगी, यानी इंच में माप हो जाएगी, लेकिन अधिकांशतः सेंटीमीटर्स में ही हो पाती है। तो हम ये पैमाने में ये दर्शाएंगे कि एक सेंटीमीटर में किसी चीज़ की कितनी वैल्यू आ रही है। अगर इस डायग्राम में शिक्षार्थियों को दिखाया गया है तो ये दिखाना होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने शिक्षार्थी आए हैं। ठीक है। आगे, सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। यानी जितने भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए जाएंगे, बार्स बनाए जाएंगे, उनकी सबकी चौड़ाई बराबर होगी। ठीक। अगला पॉइंट, दंडों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। यानी अगर हमने जो ऊर्ध्वाधर वाई
अक्ष है, बाह्य अक्ष से अगर हमने 1 सेंटीमीटर दूर पहला दंड बनाया है, पहला बार बनाया है, तो फिर पहला दंड बनने के बाद, पहला दंड आरेख बनने के बाद जब दूसरा बनाएंगे तो फिर हम 1 सेंटीमीटर की गैप देंगे। यानी जितने भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनेंगे उन सब के बीच दूरियां समान रखेंगे। जैसे अगर 1 सेंटीमीटर दूर पहला स्तंभ बनाया है तो बाकी सारे जितने भी स्तंभ बनेंगे वो सारे एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर होंगे। और हाँ, अगर पहले स्तंभ की चौड़ाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है तो आगे जितने स्तंभ बनेंगे सारे स्तंभों की चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ही होगी। जितनी आपने रखी हो उतनी ही रहेगी, यानी चौड़ाई भी समान रहेगी और उनके बीच की दूरी भी समान रहेगी। अगला पॉइंट, प्रत्येक दंड एक ही आधार पर होना चाहिए। यानी कि जो क्षैतिज बेस एक्स अक्ष जिसे हमने बताया था, कॉपी की लाइंस एक्स अक्ष हैं और एक्स अक्ष पर अगर दंड आरेख बढ़ रहा है तो पहला दंड अगर हमने जिस लाइन को अक्ष मान के बनाया है तो सारे आरेख, सारे स्तंभ उसी लाइन को आधार बना के बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है कि आखिर किस तरह से बनाए जाते हैं दंड आरेख। निम्नांकित दंड आरेख द्वारा किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। यानी ये जो आरेख दिया है इसमें ये दर्शाया गया है कि किसी आवासीय विद्यालय जिसमें बच्चे रहते भी हैं वहीं और पढ़ते भी वहीं हैं। रहना, खाना, पढ़ना, खेलना कूदना सारा वहीं होता है। यानी उसमें जो प्रवेश पाने वाले बच्चों हैं उनकी संख्या को दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, 2 स्तंभ हैं, मतलब 2 अक्ष हैं, पहला एक्स अक्ष दूसरा वाई अक्ष। हालांकि इसमें दिया नहीं गया है लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा मैं। अब आप इसको देख रहे होंगे, ये जो जिस पर वर्ष लिखे गए हैं 2014, 15, 16, 17, ये क्षैतिज है, लाइन क्षैतिज है। यानी एक कॉपी की अगर इसमें लाइंस खींची गई होती हैं तो कॉपी की जो लाइन होती उसके समानांतर, यानी ठीक उसी डायरेक्शन में लाइन खींची गई है। तो जब कॉपी की लाइंस के समानांतर या उसके डायरेक्शन में लाइन खींची गई है तो वह लाइन एक्स अक्ष पर होगी और उसके ठीक ऊपर या लंबवत जो लाइन खींची गई होगी वह वाई अक्ष, यानी कि जिस पे शिक्षार्थियों की संख्या दिखाई गई है वो वाई अक्ष है। अब देखिएगा, वाई अक्ष पर संख्याएं लिखी गई हैं, स्टार्टिंग की गई है 0 से, यानी मीन पॉइंट, मध्य बिंदु है 0। यानी अगर 0 से एक्स अक्ष की तरफ बढ़ेंगे तब भी मान बढ़ेगा और 0 से वाई अक्ष पर बढ़ेंगे तब भी मान बढ़ेगा। अगर हम दोनों लाइंस के कटान बिंदु पर खड़े रहेंगे तो मान कितना होगा, 0। यानी वही मध्य बिंदु है और वही यहाँ पर लिखा गया है 0। अब 0 से अगर एक्स अक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तब देखिएगा साल बढ़ रहा है। पहले 2014 बढ़ रहा है, फिर 2015 आ रहा है, फिर 2016, फिर 17, इस तरह से साल बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही 0 से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो 0 से पहले पहुँचे 10 नंबर पे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। हम चाहते तो इसे इस तरह से, जैसे पैमाना, अब इन गैप्स, पहला जो वाई अक्ष पर देखिए 0 और 10 के बीच में जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर। तभी तो पैमाना माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। जैसे हम 0 पे थे, 1 सेंटीमीटर चले, फिर कहाँ पे पहुँच गए, 10। यानी पहले जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर कितने शिक्षार्थी थे, 0। अब हम 1 सेंटीमीटर चल गए। अब 1 सेंटीमीटर चलने के बाद जहाँ हम पहुँचे वहाँ कितने शिक्षार्थी हैं, देखिएगा 10 हैं। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने शिक्षार्थी आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो बस यही पैमाना हो गया कि पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। अब देखिए, अब 10 से हम पहुँचे, 1 सेंटीमीटर फिर चले तो कहाँ पहुँच गए, 20 पर। यानी कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी बढ़ रहे हैं। तो यही पैमाना है। अगर हम इसे चाहते तो इस तरह भी मान सकते थे कि
0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस तरह से 80 पर पहुँचते तो बहुत लंबा वाई अक्ष लेना पड़ता। यानी अभी 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी आ रहे हैं। अगर हम 0 से 5 रखते, यानी 1 सेंटीमीटर में 5 शिक्षार्थी, तो 2 सेंटीमीटर में यहाँ पर 20 शिक्षार्थी आ गए। इस पैमाने में अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 शिक्षार्थी मानते तो 2 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी आ पाते। यानी कि ये जो पैमाना चित्र दिया हुआ है, इससे ठीक दोगुना वाई अक्ष और ऊपर बढ़ाना पड़ता। तो केवल इन जगह, कॉपी में जगह की समस्या को देखते हुए ही हम पैमाना छोटा ना मानकर बड़ा मानते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 शिक्षार्थी मानते तो वो पैमाना छोटा हो जाता, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी माने पैमाना बड़ा हो गया, और बड़े पैमाने में समस्या सॉल्व हो गई। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी आ गए, यानी कि क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर में निपट जाएगा। यानी वाई अक्ष पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ना होगा, यानी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा, एक्स अक्ष पर जो 2014 दिया है, यहाँ पर जो स्तंभ बनाया गया है, इस स्तंभ की वाई अक्ष यानी शिक्षार्थियों की संख्या वाले स्तंभ से दूरी जितनी है, नज़र लगाइए, दूरी देखिए, और फिर पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के बीच की दूरी देखिए, फिर दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी देखिए, फिर तीसरे और चौथे के बीच की दूरी देखिए, सारी दूरियां समान हैं। यानी वो जो पीछे पॉइंट पड़ा था कि स्तंभों की या दंडों की आपस में दूरियां समान होनी चाहिए, यानी दूरियां समान हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें 4 स्तंभ बनाने हैं, तो वो हम अपने नज़रिए से या अपने आराम को देखते हुए कि कितनी दूरी लेना सही, कितने स्तंभों को कितना चौड़ा रखना सही होगा, उतना रख सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहें तो स्तंभ 1 सेंटीमीटर चौड़ा भी रख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा भी रख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर चौड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ पर स्तंभ को ज़्यादा नहीं बनाना है, केवल 4 स्तंभ बनाने हैं, क्योंकि 4 वर्ष दिए हैं, यानी 4 स्तंभ बनाने हैं। तो 4 स्तंभ हमें अगर ज़्यादा बनाने होते तो मजबूरी होती मेरे पास कि उन्हें मतलब कम चौड़ा रखा जाए कि सारे स्तंभ एक्स अक्ष पर आ जाएं। अब देखिए 2014 वाला स्तंभ कहाँ तक गया है, 30 तक गया है। अब मान किस तरह से देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन देखिएगा। पहले वर्ष 2015 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यानी 2015 वाला कॉलम कौन सा है, स्तंभ कौन सा है, दूसरा है। तो जब इसमें पूछा गया शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, संख्या पूछी गई है, संख्या दी गई है वाई अक्ष पे, तो हम ये देखेंगे कि 2015 का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा है, वो किस संख्या के बराबर है। ऊपरी हिस्सा 40 के बराबर है, यानी 2015 में कितने शिक्षार्थी थे, 2015 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 40। हाँ, 40 इसमें दी हुई है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, तो 40 को 10 से कर देंगे गुणा, जो पैमाना माना है 40 को कर देंगे 10 से गुणा, यानी 40 दशापन 400। अगला है 2016 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2017 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। 16 और 17, 16 में अधिक है 17 से, कितनी अधिक है वो हमें पता करना है। 16 में कितने हैं, 60,600, 15 में 50,500, यानी जो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी है, तो हम 10 से गुणा करते जाएंगे सारे को। तो 16 वाले को हमने 10 से गुणा किया 600 हो गया, 17 वाले को 10 से गुणा किया 500 हो गया। अब इसमें यानी 16 वाली 17 वाली से कितनी अधिक है, यानी 600 500 से कितना अधिक है, 100 अधिक है, तो वही हो गया कि 100 अधिक थी। अगला पॉइंट है अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी,
तो देखेंगे सबसे जो स्तंभ जो दंडारेख सबसे ऊपर गया होगा, ऊर्ध्वाधर में सबसे लंबा खड़ा होगा, वही सबसे अधिक संख्याओं को दर्शाता होगा। सबसे ऊंचा कौन सा गया है? 2016 वाला गया है, यानी कि अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या 2016 में थी। अब यहाँ पर बनाना सीखेंगे। वर्ष 2012 से 16 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित दी गई है। यानी 2012 में 800 स्कूटियाँ, 2013 में 600, 2014 में 900, 2015 में 1100, 2016 में 1200। ठीक है। अब इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए तथा निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पहले हमें दंड आरेख बनाना है। दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे, जिसे हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बताया था। जो लाइंस कॉपी की साथ बनेंगी वो हो जाएंगी एक्स अक्ष, उसके ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत रेखा बाईं साइड में वो वाई अक्ष हो जाएगा। अब एक्स अक्ष पर हम ले लेंगे वर्ष को, यानी जो जैसे इसमें वर्ष दिया हुआ है, पिछले सवाल में भी वर्ष था, या किसी और सवाल में कोई और चीज़ आ जाए, यानी जो काउंटिंग नंबर्स होंगे, गणितीय संख्याएं होंगी, वो हमेशा वाई अक्ष पे रखेंगे हम। ठीक है। जैसे इसमें स्कूटियों की संख्या काउंटिंग है तो काउंटेबल है, तो हम इसे वाई अक्ष पर रखेंगे। पिछले सवाल में क्या था? शिक्षार्थियों की संख्या काउंटेबल थी, तो उसे हमने वाई अक्ष पे रखा था। निचले वाले पे एक्स अक्ष पे हम लिख लेंगे समान दूरियों पर 2012, वो बाद में लिखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम पैमाना मानेंगे कि कॉलम कितना माने और 1 सेंटीमीटर में कितनी स्कूटियाँ रखें। यानी तो एक्स अक्ष पे लिख दिया वर्ष, वाई अक्ष पे स्कूटियाँ यानी स्कूटियों की संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1200 है। यानी हमें इस तरह से संख्याएं लिखनी है कि वाई अक्ष पर हमें 1200 तक चढ़ना है, यानी सबसे अंतिम पॉइंट कितना होगा? 1200 होगा। ठीक है। तो 1200 को अगर हम 100 के कॉलम्स में तोड़ रहे हैं, 100 के भाग में तोड़ रहे हैं, इसका मतलब है 12 सेंटीमीटर लगेंगे ऊपर तक पहुंचने में। ठीक है। अगर इसे 200 के कॉलम्स में तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 200 यानी 6 कॉलम्स 6 सेंटीमीटर्स में पहुंच जाएंगे हम। तो इसमें 200 की डिस्टेंस लेते हुए बनाया है। मेन पॉइंट 0 हो गया, जैसा कि पिछले में था। 0 से 1 सेंटीमीटर ऊपर चिन्ह लगा लिया पेंसिल या पेन से, मतलब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्ह लगा लेंगे हम ऊपर तक। जैसे ऊपर तक का मतलब है कि जैसे हमने काउंट कर लिया कि 1200 में अगर हम 2-2 पैमाना मार रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200। ठीक है। अगर हम पैमाना मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि 200 यानी कि हमें 6 सेंटीमीटर्स की आवश्यकता होगी। तो हम इसी तरह से 6 चिन्ह लगा लेंगे ऊपर तक। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 चिन्ह लगा लेंगे। नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे कि जब 0 से 1 सेंटीमीटर चले तो हम 200 पे पहुंच गए, यानी 0 पे एक भी स्कूटी नहीं थी। अब थोड़ा ऊपर बढ़े 1 सेंटीमीटर तो 200 स्कूटियाँ। अब 200 से फिर थोड़ा ऊपर बढ़े तो फिर 200, यानी 200 में 200 जुड़ गया, 400 आ गया। फिर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़े, फिर 200 जुड़ जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। यानी कि जो अंतर होगा प्रत्येक 1 सेंटीमीटर का, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो 200 है। इसी तरह से 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 हो गया। अब सबसे पहला वर्ष दिया है 2012, तो 2012 का स्तंभ बनाएंगे। 12 में कितनी स्कूटियाँ हैं? 800। यानी अब स्तंभ बनाते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हम इस स्तंभ की वाई अक्ष से जितनी दूरी रख रहे, अगला स्तंभ बनाएंगे तो उसकी भी वाई अक्ष से उतनी ही दूरी रखेंगे, उसकी पहले स्तंभ से उतनी ही दूरी रखेंगे जितनी हमने वाई अक्ष से रखी। अब स्तंभ भी कितने स्तंभ बनेंगे? यानी कि 5 वर्ष दिए हैं, 5 काउंटेबल नंबर्स हैं, तो स्तंभ 5 बनेंगे।
तो पहला स्तंभ 800 तक गया है, तो हम स्तंभ की चौड़ाई खुद मानेंगे, आप चाहे कुछ भी मान लें, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, जो भी उचित समझें। तो वो 800 तक उसकी लंबाई को इतना खींचेंगे यानी 800 तक पहुंच जाए, यानी कि वर्ष 2012 में बनने वाली स्कूटियों की संख्या 800 है, तो हम 1200 वाले स्तंभ को 800 तक बढ़ाएंगे। अब 2013 का स्तंभ, अब हमने देखिएगा पहले स्तंभ की बाई अक्ष से जितनी दूरी रखी थी उतनी, अब पहले स्तंभ से उतनी ही दूरी पे दूसरा स्तंभ बनाएंगे। अब दूसरा स्तंभ यानी 2013 वाला बनेगा, तो इसमें 600 स्कूटियाँ बनी, यानी कि इसे हम 600 तक बढ़ाएंगे। पहला 800 तक बढ़ा था, 2013 वाला 600 तक बढ़ेगा, यानी 3 सेंटीमीटर लंबा रहेगा। अगला 2014 वाला 900 स्कूटियाँ, 900 कहाँ पे पड़ रही हैं? 800 और 1000 के बीच वाले कॉलम में, यानी 800 और 1000 के बिल्कुल जो मध्य बिंदु होगा वहाँ पे 900 मिल रहा होगा। भाई 4 सेंटीमीटर बढ़े तो 800 पे पहुँच गए, 5 पे बढ़े तो 1000 पे पहुँच गए। तो इनके बीच में रहेंगे, 800 और 900 के बीच में रहेंगे, तभी 800 और 1000 के बीच में रहेंगे, तभी तो 900 वाला पॉइंट मिलेगा। तो 2014 वाला 4.5 सेंटीमीटर का, यानी 800 और 1000 के बीच में रहेगा। और 2015 वाला, 15 में 1100 हैं, यानी कि ये 1000 और 1200 के बीच में रहेगा, तभी तो 1100 मिलेगा। और 2016 वाला 1200, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट में, यानी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन से दिए थे उनके आंसर देना है। किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गईं? तो सबसे ऊंचा कॉलम जो होगा वही सबसे अधिक स्कूटियाँ, यानी कि सबसे ऊंचा है 2016 वाला कॉलम, तो हम लिख देंगे कि वर्ष 2016 में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गईं। अगला पॉइंट है किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई, यानी न्यूनतम का मतलब सबसे कम, यानी जो कॉलम सबसे छोटा होगा उसमें ही सबसे कम स्कूटियाँ निर्मित की गई होंगी, यानी कि 2013 वाला सबसे छोटा है, यानी कि 2013 में सबसे कम स्कूटियाँ निर्मित की गई। और कितनी निर्मित की गई अगर पूछा होता, निर्मित की गई। ठीक है, आगे वृत्त रेखा या पाई चार्ट। इसमें सर्वप्रथम सुविधानुसार एक वृत्त खींचा जाता है। अब इस वृत्त को ऐसे त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है जिनके क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हों। यानी एक टेबल दी होगी, उस टेबल के अनुसार जो आंकड़े दिए होंगे उन आंकड़ों के अनुसार हम त्रिज्यखंड का कोण निकालेंगे। वृत्त का पूरा कोण 360 का होता है, तो 360 के पूरे कोण को हम उनके अनुसार डिवाइड कर लेंगे। फिर उस डिवाइडेशन के अनुसार ही डिवाइड कर लेंगे, वही डिवाइडेशन वृत्त पाई चार्ट कहलाएगा। जैसे क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है, यानी कि केंद्र पर बना कोण हम निकालेंगे और जो कोण बनेगा वही लाइंस खींच देंगे, बाकी उसका क्षेत्रफल वही त्रिज्यखंड हो जाएगा। आगे हम इसे क्वेश्चंस एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। वृत्त के केंद्र पर बने कोण 360 डिग्री को समानुपाती भागों में विभाजित करते हैं, यानी पूरा कोण 360 अंश का होता है, ये समझ लीजिएगा। अब केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र क्या होगा, यानी किस तरह से हम कोण निकालेंगे, तो कोण का सूत्र है 360 अंश गुणा संगत बारंबारता। जो टेबल दी होगी उस टेबल में जो बारंबारताएं दी होंगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, उन सारी बारंबारताओं को जोड़ना है। फिर एक बारंबारता, यानी जिसका कोण निकालेंगे उसकी बारंबारता, और पूरी बारंबारता, यानी बारंबारताओं के योग के माध्यम से हम समानुपाती कोण निकालेंगे। केंद्र पर बना, उसके संगत केंद्र पर बना कोण निकालेंगे। बस उसी के आधार पर वृत्त में त्रिज्याएं या लाइंस खींच देंगे, जिससे उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वैसे समझते हैं पहला उदाहरण के साथ।
फिरोजाबाद जिले की 4 तहसीलों का, खा, गा तथा घा की जनसंख्या का क्रम क्रमशः इस प्रकार से है। तो इसे पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करो। देखिए, का, खा, गा, घा यानी क्रम से दिया हुआ है। यानी का में कितने हैं? 3.50 लाख यानी 3.5 लाख। खा में है 2 लाख और गा में है 2.50 लाख यानी 2.5 लाख और घा में है 4 लाख। इसे पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। यानी हमने बताया था कि सबसे पहले ये तो बारंबारताएं हो गई अलग अलग। यानी का की कितनी है? 3.5 और खा की है 2, गा की है 2.5 और घा की है 4। सबसे पहले हमने बताया कि उन सारी बारंबारताओं में कुछ भी हो, जनसंख्याएं हों, बच्चों की संख्याएं हों, शिक्षार्थियों की संख्याएं हों या पुस्तकों की संख्याएं, कुछ भी हो, उन्हें जोड़ लेंगे सबको। जैसे यहाँ पर सबको जोड़ा गया, कितना आ गया? 12। अब आगे पढ़ लेते हैं कुछ। अब किसी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। हम वृत्त बना लेंगे किसी भी त्रिज्या का। इसमें कोई त्रिज्या की डिमांड नहीं होती, अपनी स्वेच्छा से एक त्रिज्या का वृत्त बना लेते हैं। यानी अब चलो वृत्त बनाने का काम हम बाद में करते हैं, पहले एंगल निकाल लेते हैं कि किस तहसील के लिए कितना कोण पड़ा, यानी त्रिज्यखंड का कोण कितना बना। आंकड़ों के संगत त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण ज्ञात कर लेते हैं। फिर चांदे की सहायता से वृत्त के अपेक्षित कोणों को त्रिज्यखंड में विभक्त कर देते हैं। अब देखते हैं तहसील का के लिए। का की जनसंख्या कितनी है? 3.5। अब त्रिज्यखंड का कोण निकालेंगे तो कोण का सूत्र था 360 गुणा संगत बारंबारता बटे कुल बारंबारता, यानी 360 गुणा संगत जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या। संगत जनसंख्या यानी का के संगत जनसंख्या कितनी है? 3.50। टोटल कितनी है? 12। इसको हल कर लेंगे 105 आ जाएगा। ऐसे ही खा में संगत जनसंख्या, खा की जनसंख्या कितनी है? 2 और संगत जनसंख्या, अब मतलब त्रिज्यखंड का कोण निकालेंगे तो 360 गुणा संगत जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या, यानी 360 गुणा 2 बटे 12। इसे भी हल करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी जैसे 2 है, 2 से हमने 12 को काटा, नीचे 6 बचा। अब ऊपर तो 2 कट गया पूरा, नीचे 6 बचा। अब 6 से हम 360 को काट रहे, तो 6 से 360 को काटेंगे 60 आ जाएगा। 6 चंग 36 और 1 जीरो बच जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ऐसे ही गा का कोण निकालेंगे तो गा की जनसंख्या है 2.5 लाख, तो कोण हो जाएगा 360 गुणा 2.50 बटे 12। इसको हल करेंगे 75 आ जाएगा। ऐसे ही घा को निकालेंगे, घा में 4 है तो 360 गुणा 4 बटे 12 बराबर 120 आ जाएगा। अब जो वृत्त, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे, उस त्रिज्या में कोई एक त्रिज्या भी खींच लेंगे। ठीक, अब देखिएगा का कोण कितना है? 105 अंश। तो उस त्रिज्या पर हम चांदा रखेंगे। चांदे में जो सबसे मेन पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, 3 लाइनें होती हैं उसमें, एक बाईं ओर गई होती है, एक दाईं ओर और एक ऊपर की ओर। तो जो तीनों लाइनों का जो मेन पॉइंट होता है सबसे नीचे, उसको केंद्र पर रखेंगे। ठीक, यानी वो पॉइंट केंद्र पर रहना चाहिए और जो दाईं ओर वाली लाइन है वो लाइन त्रिज्या के ऊपर होनी चाहिए। जो हमने त्रिज्या खींची है उसके ऊपर होनी चाहिए। फिर वहाँ से 105 अंश सेलेक्ट कर देंगे कोण। वहाँ से 105 अंश कोण देखेंगे। दाईं ओर से 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह 0, 10, 20 इस तरह से कोण बढ़ता हुआ आएगा। तो जहाँ पर 105 होगा वहाँ पर रुक जाएंगे, पॉइंट रख देंगे और खींच देंगे लाइन, तो वो का क्षेत्र हो जाएगा। अब जो हमने अभी लाइन खींची, अब वहाँ पर चांदा रखेंगे। फिर खा के लिए कितना कोण है, वहाँ पर चांदा रखेंगे। और ठीक उसी प्रकार जो चांदे का मेन पॉइंट है वो केंद्र पर रहना चाहिए और जो दाईं ओर की जो रेखा है उस पे चांदे पे, वो रेखा त्रिज्या के ऊपर होनी चाहिए। और खा का कोण कितना? 60 अंश। 60 अंश पे पॉइंट लगा लेंगे, वो भी त्रिज्या खींच देंगे। फिर अगला, फिर जो अभी हमने सबसे बाद में जो त्रिज्या खींची, फिर उस पे भी ये चांदा रखेंगे। फिर उससे चांदा रखकर जैसे हमने 60 अंश कोण बनाया था, 75 अंश का कोण बनाएंगे। अब
फिर एक त्रिज्या खींची जाएगी। अब चांदा उठा के उस जो नई त्रिज्या खींच रहे उस पर रखेंगे, फिर वहाँ से 120 अंश का कोण बना देंगे, यानी पूरा वृत्त 4 भागों में विभक्त हो जाएगा। यही हो गया पाई चार्ट। अगला, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। आपको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। यानी पूरा वृत्त का क्षेत्र कितना होता है, 360 अंश का होता है। अब इसमें दिया है कि आधे क्षेत्र में गुलाब है, यानी 360 का आधा कितना हो गया, 180 अंश। यानी कि 180 अंश में गुलाब है, यानी कि जब हम वृत्त का व्यास खींच देंगे, यानी कि केंद्र से होती हुई पूरी लाइन खींच देंगे, तो उसके आधे भाग में लिख देंगे गुलाब। जैसे वृत्त है, वृत्त को बिल्कुल केंद्र से होने की वाली कोई लाइन खींचेंगे तो उस यानी व्यास खींचेंगे, व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी एक भाग पूरे का आधा होगा, तो किसी भी आधे भाग को हम लिख देंगे गुलाब का क्षेत्र हो जाएगा। अब 1/3 क्षेत्र में गेंदा, यानी कि 360 का 1/3 क्षेत्र निकालो। 360 का 360, आगे देखिए क्रिया विधि में वृत्त के क्षेत्र का कुल भाग बराबर 360 अंश, गुलाब बराबर आधे क्षेत्र में, यानी कि 1/2 गुणा कुल भाग, 1/2 गुणा कुल भाग है 360, 1/2 गुणा 360 यानी कि गुलाब हो गया 180 अंश में। गेंदा बराबर 1/3 क्षेत्र में, तो गेंदा बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा कुल भाग का 1/3, तो गेंदा बराबर 1/3 गुणा 360। इसे 3 से काटेंगे तभी गेंदा बराबर 120 अंश आ जाएगा। शेष में डहेलिया है, यानी कि 180 अंश में गुलाब हो गया, 120 में गेंदा हो गया, और कुल 360 का है। तो 360 में हम 360 में से इन दोनों के कोणों का जोड़ घटा देंगे, यानी कि 180 और 120 को जोड़ेंगे और 360 में से घटा देंगे, यानी शेष डहेलिया का भाग बराबर 360 माइनस गुलाब प्लस गेंदा बराबर 360 माइनस 180 प्लस 120 बराबर 360 माइनस 300, तो डहेलिया बराबर आ जाएगा 60 अंश। यानी कि अब पूरा चित्र जो एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का 180 भाग यानी कि आधे भाग में गुलाब हो जाएगा और गेंदा हो जाएगा 120 अंश कोण पे, डहेलिया हो जाएगा 60 अंश पे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक व्यास खींचा, व्यास के आधे भाग में यानी कि पूरे वृत्त का आधा भाग हो गया, आधे में एक गुलाब लिख दिया 180 अंश। फिर चांदा रख के 120 अंश का कोण बना लिया, जिस तरह से हमने पहले कोण बनाना बताया, यानी कि चांदे का मेन पॉइंट केंद्र पर होना चाहिए और उसका दायां भाग त्रिज्या पर होना चाहिए, जो दाईं रेखा है वो त्रिज्या के ठीक ऊपर। फिर वहाँ से कोण बनाएंगे, यानी 120 अंश का कोण खींचेंगे, वो डहेलिया का हो जाएगा और शेष भाग 60 अंश ही बचेगा, वो गेंदा का हो जाएगा। आगे उदाहरण है, ब्रांड दिए हैं और उनकी संख्या चलाने वाले कस्टमर्स की संख्या दी हुई है, यानी ए ब्रांड 40 कस्टमर, बी ब्रांड 20, सी ब्रांड 15, डी ब्रांड 15 और ई ब्रांड 10। आगे टोटल लिख दिया गया 100, यानी हमने बताया जितने भी काउंटिंग नंबर्स दिए होंगे सारों को जोड़ लिया जाएगा, तो हमने जोड़ लिया 100 हो गया। तो इसमें है पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए, टीवी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोणों की माप बराबर ग्राहकों की संख्या गुणा 360 बटे कुल ग्राहक। तो अतः ब्रांड ए खरीदने वालों के लिए त्रिज्यखंड के लिए कोण की माप बराबर एक ग्राहकों की संख्या गुणा 360 बटे कुल ग्राहक। एक ग्राहक हैं 40 गुणा 360 बटे कुल ग्राहक 100। 0 से 0 कट जाएंगे, तभी 36 की 4 से गुणा हो जाएगी, 144 अंश आ जाएगा। ऐसे बी ब्रांड वालों के निकाल लेंगे, बी के ग्राहक हैं 20 गुणा 360 बटे कुल ग्राहक बराबर 72 आ जाएगा। सी ब्रांड वाले 15 गुणा 360 बटे 100 54 आ जाएगा। इसी तरह डी में भी 15 हैं तो इसका भी 54 आ जाएगा। ई वाले के भी मतलब ई वाले में 10 हैं तो 10 गुणा 360 बटे 100, इसमें 36 आ जाएगा। अब इसे ठीक उसी तरह, यानी कोई पहले एक त्रिज्या ले लेंगे, उस पर चांदा रखेंगे, बारी बारी से कोण बनाते जाएंगे जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, और इस तरह चित्र बन जाएगा सारे
पाई ग्राफ, पाई चार्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या सारणीबद्ध है, पाई चार्ट बनाइए। यानी ऊपर वर्ष दिए हैं, नीचे शिक्षार्थियों की संख्या दी हुई है। किस वर्ष में कितने शिक्षार्थी थे? वर्ष 2013 में 400, 14 में 500, 15 में 700, 16 में 600, 17 में 800। इसमें यही क्वेश्चन मैंने दंड आरेख में भी बताया था, यानी स्तंभ वाले आरेख में बताया था। अब ये इसमें भी समझ रहे, तो हमने सारे विद्यार्थियों को जोड़ लिया। हमने बताया था कि सबसे पहले सारे विद्यार्थियों को जोड़ लेंगे, यानी कुल विद्यार्थी हो जाएगा 400 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 800 बराबर 3000 विद्यार्थी हो जाएगा। अब वर्ष 2013 के लिए केंद्रीय कोड निकालेंगे, तो केंद्रीय कोड बराबर 2013 में विद्यार्थी गुणा 360 बटे कुल विद्यार्थी। 2013 में विद्यार्थी 400 गुणा 360 बटे 3000, तो तीनों जीरो कट जाएंगे, बराबर 4 गुणा 12 बराबर 48 अंश आ जाएगा। ऐसे ही 2014 के लिए केंद्रीय कोड बराबर 2014 में विद्यार्थी यानी 500 गुणा 360 बटे कुल विद्यार्थी यानी 3000। इसे हल करेंगे 60 अंश आ जाएगा। ऐसे ही 2015 के लिए हल करेंगे तो 700 गुणा 360 बटे 3000, इससे 84 आ जाएगा। ऐसे ही 2016 के लिए हल करेंगे 72 आएगा। 2017 के लिए हल करेंगे 96 डिग्री आ जाएगा। ये कोड आ गए। अब आगे चित्र की तरह हमने एक वृत्त ले लेंगे, एक त्रिज्या ले ली मैंने, कोई एक त्रिज्या ले लेंगे। सबसे पहले जो बताया था कि चांदे के मीन पॉइंट को केंद्र पर रखेंगे और उसके दाहिने भाग को त्रिज्या के ऊपर, ठीक दाहिने भाग से त्रिज्या ढक जानी चाहिए। जो मीन पॉइंट के जो दाहिनी ओर जो लाइन खींची गई होती है उससे वो त्रिज्या ढक जानी चाहिए। फिर हम मतलब बारी बारी से चित्र बना लेंगे। चित्र का मतलब कोड बनाएंगे बारी बारी से। जैसे मैंने पहले सीरियल से ना बना के कुछ इधर उधर कर दिए। जैसे मैंने पहले ये त्रिज्या मानी, फिर इस पर मैंने सबसे पहले 96 अंश का कोड बनाया, चांदे को रख के 96 अंश का कोड बनाया। अब हम ये जो 96 अंश का कोड बनाने के लिए जो हमने बाद में जो लाइन खींची, बाद में जो त्रिज्या खींची, अब हम चांदा उस रेखा पर रखेंगे। उसके बाद 5 से 60 अंश का कोड बनाया। अब अगली जो लाइन बाद में खींचेंगे उस पर चांदा रखेंगे। मतलब जो सबसे बाद में खींची गई लाइन होगी वहाँ पर चांदा रखकर हम अगला कोड बनाएंगे। इस तरह इस क्वेश्चन का पाई चार्ट बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।